नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत और मैं हूं शेषलता यादव और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। झिरका फिरोजपुर थाना क्षेत्र के गांव अगोन में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। पीहर पक्ष ने पति के खिलाफ दहेज हत्या का आरोप लगाया है। वहीं ससुराल वालों के अनुसार महिला ने जहर खा लिया था, जिसके अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका के भाई आदिल ने बताया कि झिरका फिरोजपुर थाना क्षेत्र के घाटा शमशाबाद निवासी शहाबुद्दीन की पुत्री साधना का विवाह 4 साल पहले झिरका फिरोजपुर के ही अगोन गांव निवासी काशिद के साथ हुआ था। काशिद ड्राइवरी का कार्य करता है। शादी के बाद से ही पति काशिद उसकी बहन के साथ मारपीट करने लग गया था और दहेज नहीं लाने पर प्रताड़ित करता था। ससुराल पक्ष के लोग दहेज में गाड़ी और पैसे की मांग करते थे, जिसको लेकर पहले भी कई बार राजीनामा हो चुका है। शुक्रवार सुबह 9 बजे साधना ने फोन कर कहा था कि उसके साथ ससुराल पक्ष के लोग मारपीट कर रहे हैं, मुझे मार देंगे, तुम आ जाओ। फिर 2 घंटे बाद पता चला कि साधना को ससुराल पक्ष ने अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जिसके बाद उसे अलवर अस्पताल लेकर आ गए। यहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में पोस्टमार्टम कराने के लिए फिरोजपुर झिरका की पुलिस पहुंची है। पुलिस के अनुसार परिजनों की रिपोर्ट मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अभी पीहर पक्ष ने दहेज हत्या की शिकायत दी है। उसके साथ मारपीट की थी उसने। अच्छा। मारपीट के बाद में क्योंकि 4 साल से ही टॉर्चर कर रहा है उसको। किस लिए कर रहा था? कभी दहेज के ऊपर, कभी किसी चीज के ऊपर, कभी किसी चीज के ऊपर, बार बार। क्या क्या कहते थे वो? क्योंकि मारना पीटना, क्योंकि शुरू से ही दुखी था। बच्चे अच्छे कितने इनके? एक लड़का है। अच्छा जी। नहीं, किस बात को लेकर मारपीट करते थे, क्या मामला था? दहेज के ऊपर। क्या मांगते थे दहेज में? कभी कुछ गाड़ी वगैरह, पैसा वगैरह। दारू पीता है वो। अच्छा, क्या काम क्या करता है वो? ड्राइवर है। ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर जी। फिर क्या हुआ, क्या सूचना मिली थी आपको? वो लड़की का फोन आया था 10 बजे जी। नो भैया मारपीट की है, मुझे ले जाओ। यहाँ से मुझे जान से मार देंगे। अच्छा। तो उसके बाद में कोई भी इनकी छोटा मोटा झगड़ा हुआ होगा, क्योंकि फिर बार बार फ़ोन पे भी मारपीट का सुनाई दिया साउंड। फिर क्या हुआ? फिर उसको, क्योंकि उसने लड़की मार के नहीं, हम तो आए नहीं, क्योंकि घर में हो जाती है छोटी मोटी बात। हाँ, फिर? तो उसके बाद में अलवर लेकर आए उसे गंभीर हालत में, या मार के लेकर आए हैं। इसमें तैयब सानिया हॉस्पिटल ले गए, फिर प्रेम मित्तल हॉस्पिटल ले गए, वहाँ सीरियस हालत में अब थी। आपका आरोप क्या है, क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि हमारी लड़की सिस्टर मारी है इनने। कोतवाली थाना क्षेत्र सब्जी मंडी के समीप अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाने के सहायक उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार ने बताया कि रात्रि गश्त के दौरान एसआई अरुण को सूचना मिली कि सब्जी मंडी के समीप एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब बेच रहा है, जिस पर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा, जहां पर उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास शराब मिली। आरोपी को मौके से पकड़कर कोतवाली थाने लाया गया, जहां उसने पूछताछ में अपना नाम मोतीलाल निवासी गंगा मंदिर दिल्ली दरवाजे का रहने वाला बताया है, जिसे आबकारी एक्ट में गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से शराब बरामद की गई। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी शराब बेचने के मामले में दर्ज मुकदमे की जाँच भी की जा रही है। उसमें अरुण कुमार एएसआई है थाने से, ये अपनी ड्यूटी कर रहे थे तो इनको कोई सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध शराब बेच रहा है। तो सब्जी मंडी के पीछे गेट पर गए तो मोतीलाल जाटा इनको शराब बेचते हुए मिला, जिससे उसके लाइसेंस के बारे में पूछा हुआ, बेचने रखने के बारे में, तो उसने मना कर दिया। इस तरह अवैध शराब बेचने पर अरुण जी के द्वारा उनको आज गिरफ्तार किया गया है, जिसको माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। कितनी शराब बरामद की गई? 60 देसी हो गए हैं। शहर में अवैध शराब बेचने के मामले में गोपाल टाकी से कोतवाली थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध शराब बरामद की है। कोतवाली थाने के सहायक उप निरीक्षक इलियास खान ने बताया कि थाने पर मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति गोपाल टाकीज के पास रात 8 बजे बाद खड़ा होकर अवैध रूप से शराब बेच रहा है। इस सूचना पर कोतवाली थाने से जाब्ता मौके पर पहुंचा, जहां पर आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा। इस पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आरोपी को पकड़ लिया। पकड़े गए व्यक्ति ने पूछताछ करने पर अपना नाम गोपाल उर्फ लंगड़ा निवासी शिवाजी पार्क पानी की टंकी का रहने वाला बताया। इलियास खान ने बताया कि अवैध शराब के खिलाफ पुलिस मुख्यालय से मिले निर्देश अनुसार पुलिस कार्रवाई करने में लगी हुई है। लोकल एंड स्पेशल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, जिसमें एक मुलजिम गोपाल उर्फ लंगड़ा पुत्र अशोक जाति राजपूत शिकारी निवासी पानी की टंकी के पास शिवाजी पार्क अलवर थाना शिवाजी पार्क का रहने वाला है, जो गोपाल टाकी के पास कबीर कॉलोनी वाली गली में अवैध शराब अपने कब्जे में रखकर बेचता हुआ पाया गया है, जिसके खिलाफ अनुसंधान जारी है।
और जिसके विरुद्ध करीब 1 दर्जन मुकदमा दर्ज पंजीबद्ध हैं। जैसलमेर और जोधपुर में विस्थापित पाकिस्तानी हिंदू परिवारों के घरों पर बुलडोजर चलाने के विरोध में शनिवार को होप सर्कस पर ब्रज भूमि कल्याण परिषद द्वारा सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। ब्रज भूमि कल्याण परिषद के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर पंकज गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जैसलमेर और जोधपुर के करीब 170 से अधिक पाकिस्तान से आए हिंदू परिवार जो अपने कच्चे पक्के घर बनाकर रह रहे थे, उनके घरों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें बेघर कर सड़कों पर ला दिया है, जबकि इन्हीं के लिए एनआरसी और सीएए का कानून लाया गया था। लेकिन राजस्थान की दमनकारी कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती है। नियमानुसार घरों को तोड़ने या अवैध अतिक्रमण हटाने से पूर्व उन्हें नोटिस दिया जाता है, उनकी वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। नियमों को ताक पर रखकर अमानवीय कृत्य किया गया। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं को सड़कों पर खुले आसमान के नीचे तपती गर्मी में छोड़ दिया गया। ब्रजभूमि कल्याण परिषद इसका विरोध करती है। जोधपुर और जैसलमेर के अंदर पाकिस्तान से आए हिंदू परिवार जो कच्चे पक्के घर बना करके रह रहे थे, उनके घरों को तोड़ दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा। उन पे बुलडोजर चला दिया है और जो है उनको सड़क पर ला दिया है। तो राज्य सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए कि पूरी दुनिया के अंदर हिंदुओं का एक ही देश है और वो हिंदुस्तान है, और अगर वो हिंदुस्तान में शरण लेते हैं, इसी के लिए एनआरसी और सीएए का कानून लाया गया था। लेकिन अब राज्य सरकार अमानवीय कृत्य कर रही है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। इनको सड़कों पर ला दिया है, ये मानवता का हनन है। तो इसलिए हम सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए कि उनकी ऑल्टरनेटिव व्यवस्था करें और उनको रहने का प्रबंध करें, बिजली पानी का प्रबंध करें, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं के लिए जो है माकूल प्रबंध करें और उसके बाद ही जो है कुछ आगे की कार्रवाई करें। अगर वो सड़क सरकार की जमीन पर भी है तो भी आप ऐसा नहीं कर सकते, ये मानवता के खिलाफ है। बड़ौदा में थाना क्षेत्र अंतर्गत दूसरा एडा का बास जाट मोहल्ला में पड़ोसियों से जमीनी विवाद को लेकर चली आ रही पुरानी रंजिश के चलते खेत की डॉल पर लगे पत्थर को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इस विवाद में करीब आधा दर्जन लोगों ने एक व्यक्ति पर लाठी, पत्थरों और अन्य हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए राजकीय गांधी सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया है। घायल के साले गोविंद सिंह ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले कैलाश के परिवार से जमीनी विवाद को लेकर पुरानी रंजिश चली आ रही है। आए दिन कैलाश का परिवार किसी न किसी बात को लेकर झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। शनिवार सुबह ही खेत की डोल पर लगे पत्थर को लेकर कहासुनी हो गई। कैलाश को काफी समझाया गया, लेकिन वह नहीं माना और आवेश में आकर कैलाश, रमेश, रतिराम, सुनील, प्रकाश, विनोद सहित अन्य लोगों ने राम सिंह पर लाठी, पत्थर और ट्रैक्टर के लोहे के पार्ट से हमला कर दिया, जिसमें उसके सिर में गंभीर चोट लगी है। वहीं घटना को लेकर संबंधित थाने में शिकायत दी गई है। डोल के चक्कर में हुआ है। खेत के मेड़ के बीच में कोई पत्थर लग रहा था, कुछ किराएदार से वो खेत की बुआई करवाई थी, तो उनके हल थोड़े चौड़े थे, उस पत्थर के हट गया, हिल गया वो पत्थर। तो इन्होंने वो पत्थर वहाँ के वहाँ दाब दिया, खेत बुआई कर दी, घर आ गए। दूसरे दिन सुबह सुबह, कल आज सुबह, तो 4-5 भाई इकट्ठे हो गए, इनसे बोलने लगे, बोले भाई तूने वो पत्थर उपाड़ा है। ये बोले कौन कौन लोग थे? कैलाश जी थे, क्या का नाम था? कैलाश, रमेश, रत्ती, पहला कैलाश जी, रमेश जी, रत्ती जी, पहला नहीं थे, प्रकाश, सुनील, विनोद, ये थे। अच्छा, तो इन्होंने इनसे बोले, अकेले थे घर, क्या नाम है इनका? राम सिंह जी। रेस हो गए आ रहे थे, तो रस्ते में बोले भाई तूने वो पत्थर उपाड़ के दूसरा लगाया है। तो ये बोले भाई ठीक है, मैंने लगाया तो तुम मंदिर में चढ़ जाओ और तुम्हारे ईमान धर्म से कहो, अगर मैंने दोबारा लगाया तो फिर चाहे मेरे खेत में लगाया हो, अब तुम्हारे ईमान धर्म। क्या हुआ? उन्होंने अचानक हमला कर दिया। किस चीज से किया? ये टोपलिन नहीं होती है कि हड़ों की टोपलिन थी, कुछ सिरे थे, हाथ में कुछ पत्थर थे। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी बजरंग लाल स्वामी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बिजली के बिलों में अनावश्यक फ्यूल सरचार्ज, स्पेशल चार्ज को कम करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि कांग्रेस सरकार 4.5 साल में पूरी तरह नाकाम रही है। फ्यूल सरचार्ज और स्पेशल चार्ज लगाकर उपभोक्ता से अवैध वसूली कर रही है। भाजपा ने मांग करते हुए गहलोत सरकार से बिजली विभाग की ओर से फ्यूल सरचार्ज को तुरंत प्रभाव से बिलों में हटाकर उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने की मांग की है। यह ज्ञापन भाजपा के पूर्व विधायक डॉक्टर फूलचंद भिंडा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कस्बे में प्रदर्शन करते उपखंड अधिकारी को सौंपा।
विराटनगर तहसील क्षेत्र को जयपुर जिले में यथावत रखने की मांग को लेकर शुक्रवार को भी उपखंड मुख्यालय विराटनगर के सामने संघर्ष समिति का अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा। इससे पूर्व संघर्ष समिति द्वारा भारत माता के जोरदार नारे लगाए गए। इस मौके पर संघर्ष समिति के क्रमिक अनशन पर जगदीश दायमा, त्रिलोक नारवाल, सचिन शर्मा, उमराव नारवाल, कैलाश शर्मा सहित अन्य लोग बैठे। इस दौरान धरना स्थल पर संघर्ष समिति के सदस्य पूर्व विधायक डॉक्टर फूलचंद भिंडा, बाबूलाल रुंडला, जगदीश यादव, सत्यनारायण सैनी, जयराम पलसानिया, जयकुमार सैनी, महेश हलसर, विजय सैनी, अनिल शर्मा, सीताराम सैनी, जयराम सैनी सहित सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित थे। उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि उन्हें जयपुर जिले में यथावत रखा जाए, अन्यथा उनका जिला मुख्यालय विराटनगर को बनाया जाए। जब तक राज्य सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती तब तक क्रमिक अनशन अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। इस मौके पर अनेक वक्ताओं ने राज्य सरकार से आर पार की लड़ाई करने का भी ऐलान किया। बूंदी शहर के हायर सेकेंडरी स्कूल के बाहर चल रहा LHV और ANM का धरना 19वें दिन भी जारी रहा। जिला अध्यक्ष सोनाली गुप्ता ने बताया कि धरने पर शुक्रवार को बूंदी ब्लॉक की LHV ANM क्रमिक अनशन पर बैठी। क्रमिक अनशन के चौथे दिन जिला अध्यक्ष सोनाली गुप्ता, माया साध, सुशीला लोधा, कमला सेन, राजकरंता मीना, मोना मीना को कुमकुम का टीका लगाकर और माला पहनाकर क्रमिक अनशन पर बैठाया। गुप्ता ने बताया कि बड़ा अमावस्या पर सभी कार्यकर्ताओं ने बड़ पूजन किया। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने 3600 ग्रेड पे पदना परिवर्तन, 1480 उप स्वास्थ्य केंद्र की वित्तीय स्वीकृति जारी करनी, पदोन्नति और सर्विस रूल में योग्यता 12वीं पास करने की मांग को लेकर शुक्रवार को धरना स्थल पर कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोष जताया। उन्होंने बताया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक यह धरना निरंतर जारी रहेगा। इस मौके पर पुरुषोत्तम लाल, सत्यवान शर्मा, दीप कंवर, रेहाना बेगम, सलमा बानो, शिमला मीना, सरस्वती गुप्ता सहित दर्जनों महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मौजूद रही। और ये धरना इसी तरह आगे भी और लगातार जारी रहेगा। अगर हमारे गहलोत साहब हमारी मांगे नहीं सुनते हैं, नहीं पूरी करते हैं या हमारी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, किसी भी प्रशासन के किसी भी अधिकारी का हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है। हर जिले में इतनी तपती गर्मी में 45 से 48 डिग्री तापमान हो रहा है, बैठी हुई हैं बहनें। और जैसे कि आप देख रहे हैं आज वट सावित्री का जो है व्रत है, तो यहीं पर सभी महिला हमारी बहनों ने LHV ANM ने सभी ने मिलकर यहाँ पूजा करी है। और वट सावित्री से हम यही प्रार्थना और कामना कर रहे हैं कि हमारे गहलोत साहब को सद्बुद्धि दे और हमारी मांगे पूरी करें। करौली जिले में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अनेक जन समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर उप जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान राज्य में बिजली की दरें, फ्यूल चार्ज बढ़ाने और भीषण गर्मी में हो रही अघोषित बिजली कटौती सहित अन्य मांगों को लेकर भाजपाइयों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी प्रदर्शन किया। इस दौरान अशोक धाबाई, डॉक्टर रूप सिंह गुर्जर, धीरेन्द्र बैंसला, हेमेंद्र व्यास सहित सैकड़ों भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। राज्य सरकार द्वारा घोषित किए गए नए जिले खैरतल में कृषि उपज मंडी स्थित किसान एग्रो टावर पर शुक्रवार शाम को विशेष अधिकारी के आने पर कस्बे के लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में विधायक दीपचंद खेरिया, किशनगढ़ पास उपखंड अधिकारी गंगाधर मीणा, मुंडावर उपखंड अधिकारी पंकज बड़गुजर सहित अन्य अधिकारियों ने नए विशेष अधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा को पदभार ग्रहण कराया। इस दौरान ओम प्रकाश बैरवा ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें जो कार्यभार सौंपा है वे उसका पूर्ण जिम्मेदारी से निर्वहन करेंगे। खैरतल के जिला बनने से क्षेत्र के विकास को नए आयाम मिलेंगे, जिसमें प्रथम चरण में यहां 57 सरकारी विभाग के कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय खैरतल ही होगा। परिसीमन का कार्य अति शीघ्र पूरा करने राज्य सरकार को भिजवा दिया जाएगा। वहीं विधायक दीपचंद खेरिया ने कहा कि नए जिलाधिकारी के आने और पदभार ग्रहण करने से विरोधियों के मुंह पर ताला लग गया है। जल्द ही अन्य विभागों के कार्यालय यहां स्थापित किए जाएंगे। इस मौके पर प्रधान बीपी सुमन, कृषि उपज मंडी अध्यक्ष घीसाराम, नेता प्रतिपक्ष विक्रम चौधरी, शिवचरण गुप्ता, हीरालाल चौधरी, तेजपाल शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। जो क्षेत्र की मांग थी, जो क्षेत्र की आवश्यकता थी, उस आवश्यकता के अनुसार राज्य सरकार ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने आपके जिले को नए जिलों की एक सौगात, जो कि ऐतिहासिक सौगात है, वो इस क्षेत्र को मिली है। निश्चित रूप से नया जिला जब बनता है तो शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कतें रहती हैं, लेकिन आप हम सब मिलके जितना जल्दी संभव हो सकेगा मिलके सब काम करेंगे। और जैसा कि अभी माननीय विधायक साहब ने बताया कि 3 दिन से यहाँ कुछ चीज़ें सबका की तरफ से इंतज़ार हो रहा था, और चूँकि 1-2 दिन मुझे जयपुर में इसलिए लगा कि मैं सचिवालय में पिछले काफ़ी समय से
काम कर रहा था तो CS मैम ने मुझे ये कहा कि भाई आप यहाँ जो ज़िले की जब मीटिंग हुई जो 15 ज़िले घोषित किए गए अभी उन 15 ज़िलों में किस तरीके से कौन सी व्यवस्थाएं कैसे होनी है उसके कुछ ऑर्डर्स, क्योंकि परसों तक कोई ऑर्डर जारी नहीं हुए थे, फिर मैंने 2-3 ऑर्डर्स वहाँ से निकलवाए कि भाई 55 विभाग जो हैं वो 55 विभाग प्रत्येक ज़िले में स्थापित किए जाएंगे, जिनमें जिला कलेक्टर का कार्यालय होगा, पुलिस का कार्यालय होगा और लाइन डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं ज़िले में उन सब का कार्यालय होगा, पुलिस लाइन होगी। तो उस तरीके की पूरी जो प्रशासनिक एक व्यवस्था है उसकी पूरी की पूरी रूपरेखा सभी 15 ज़िलों के लिए प्रथमतः राज्य स्तर पर तैयार की गई है। और आज भी सभी जिला कलेक्टर और डिविजनल कमिश्नर्स के साथ सुबह 11 बजे से ही हमारी VC चल रही थी। उस VC में बहुत सारे मुद्दे, जिसमें अभी लास्ट में 4:30 बजे से नए ज़िलों से ही बात की जा रही थी, 15 जो OSD हैं उनसे और उनके कलेक्टरों से। तो यहाँ अभी जब मैं रास्ते में था तो यहाँ के बारे में जब मैंने CS मैम को बताया, निश्चित रूप से उन्हें भी बड़ी खुशी हुई कि खेरतल में इतना ज़मीन आइडेंटिफाइड की हुई है, आवास आइडेंटिफाइड किया हुआ है और उस सब के लिए चूँकि सम्मानीय विधायक साहब ने प्रयास किया है, SDO साहब ने किया है, आप सबकी भावना के अनुरूप, क्योंकि ये आवश्यक है कि जिला मुख्यालय होने का मतलब है जिले मुख्यालय के कार्यालय जिले पे ही होने चाहिए और जिले में ही अधिकारियों का रहना बहुत आवश्यक है। खेरतल जिला चूँकि नया जिला बना है तो सबसे पहले तो ज़िले का नोटिफिकेशन करवाना और देन सभी कार्यालयों की यहाँ स्थापना करना, ताकि जल्दी से जल्दी जो ज़िले का स्वरूप है वो निकल के आए, उसके आइडेंटिफिकेशन हो, नोटिफिकेशन हो और जो कार्यालय हैं मुख्य उन कार्यालयों की स्थापना होकर जो ज़िले के दैनिक कार्य होते हैं वो जितना जल्दी हो सके प्रयास किए जाएंगे आप सबके सहयोग से कि जल्दी से जल्दी उन कार्यालयों के द्वारा अपना जो जिला स्तरीय काम है वो प्रारंभ किए जा सके। सर, सीमांकन का कार्य लगभग कब तक पूरा कर लिया जाएगा? अभी मैं चूँकि आज मैंने यहाँ कार्यग्रहण किया है, कुछ यहाँ चिन्हीकरण वगैरह जो है वो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनके द्वारा किया हुआ है। अब मैं उनको एक बार राज्य सरकार की ज़िले बनाने की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग उनका परीक्षण करूंगा, उसको देखूंगा और देख के जल्दी से जल्दी राज्य सरकार को हम प्रस्ताव प्रेषित करेंगे ताकि राज्य सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन की कार्रवाई को जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी इसको मैं करवाने का प्रयास करूँगा। सर, 2 या 3 दिन आपने लेट ज्वाइन किया है, तो क्या कुछ विशेष दिशा निर्देश आपको मिले हैं नए ज़िले की गाइडलाइन को लेकर? जी हाँ, तो देखिए चूँकि मैं वहाँ अभी राज्य में जन अभियोग निराकरण विभाग एक महत्वपूर्ण काम जो महंगाई राहत शिविर है उसके स्टेट लेवल के कंट्रोल रूम का भी काम मेरे द्वारा देखा जा रहा था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राज्य सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी जो महंगाई राहत शिविर आम जनता को राहत देने के लिए सब जगह लगाए जा रहे हैं और उससे आज 1 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को लाभान्वित भी किया जा चुका है। तो चूँकि आम जन के घर तक प्रशासन जाए, प्रशासनिक अमला वहाँ जाए और लोगों को अनावश्यक चक्कर नहीं लगाना पड़े, पूरी पारदर्शिता के आधार पर उन्हें अपने जो उनका हक है, उनके जो लाभ हैं वो एक तरीके से डोर स्टेप पे घर बैठे वो लाभ उनको मिले, ये हमारी राज्य सरकार की पूरी एक संवेदनशील प्रशासन की परिकल्पना है, सुशासन की परिकल्पना है। उस परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए पूरा जो प्रशासनिक तंत्र है वो काम करता है। हमारे जो चुने हुए सम्मानीय जनप्रतिनिधि हैं वो उसमें अपनी पूरी भागीदारी रखते हैं और सब साथ मिलके जब काम करते हैं तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं अभी महंगाई राहत शिविर का इतना बड़ा पूरे भारत में मैं समझता हूं कि एक ऐतिहासिक और अनूठा कार्य हमारे राजस्थान में राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। रामगढ़ थाना क्षेत्र के गांव कोटा खुर्द में दहेज के लिए विवाहिता के साथ गैंगरेप के बाद हत्या करने का मामला सामने आया। घटना को लेकर विवाहिता के भाई नूह जिले के बुबलहेड़ी निवासी इरशाद ने पुलिस को दहेज हत्या की रिपोर्ट देने के बाद 3 लोगों द्वारा गैंगरेप के बाद उसकी बहन की हत्या करने का आरोप लगाते हुए एक और रिपोर्ट दी है। पुलिस ने दोनों रिपोर्ट लेकर सभी पहलुओं से जाँच करते हुए शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया है। शुक्रवार सुबह हुई इस घटना के बाद मृतक विवाहिता रुकमीना पत्नी नाजिम में उम्र 22 निवासी
कोटा खुर्द का सायं 5 बजे बाद पोस्टमार्टम करवाया गया है। घटना को लेकर पहली रिपोर्ट लेकर पहुंचे इरशाद ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व उसकी बहन रुकमीना का विवाह कोटा खुर्द निवासी नाजिम के साथ हैसियत से अधिक दहेज देकर किया गया था, लेकिन ससुराल पक्ष उसकी बहन को दहेज के लिए लगातार परेशान करता रहा। 18 मई की रात्रि को आरोपियों ने षड्यंत्र पूर्वक उसकी बहन की हत्या कर दी और शव को फंदा लगाकर आत्महत्या बताने का प्रयास किया। वहीं मृतका के भाई ने एक और रिपोर्ट पुलिस को प्रस्तुत की, जिसमें बताया कि छत से नीचे गिरे उसके पिता का अलवर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, जिसे देखने के लिए बहन अलवर अस्पताल आने की जिद ससुराल पक्ष से कर रही थी, लेकिन ससुराल जनों ने उसकी बहन को नहीं आने दिया। बहन के साथ रात करीब 12 से 1 बजे के बीच में 3 लड़कों ने शराब के नशे में जबरन दुष्कर्म किया था, जिसे लेकर इनके घर में कहासुनी भी हुई। रात को मामले को दबाने का प्रयास किया गया था, लेकिन उसकी बहन ने अपने पीहर वालों को घटना के बारे में बताने की जिद की तो नाजिम पुत्र हनीफ, फरजाना पत्नी रासून और 3 अन्य व्यक्तियों ने एक राय से गला दबाकर उसकी बहन की हत्या कर दी। आरोपी साहुन पुत्र हक्कू के कहने पर सुबह करीब 4 बजे शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया। रेप में 2 लड़के मुंडाखेड़ा और केशरपुर के रहने वाले भी शामिल हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि मृतका के भाई ने पहले दहेज हत्या की रिपोर्ट दी थी, इसके बाद में गैंगरेप के बाद हत्या होने की रिपोर्ट दी है। बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवा दिया है। सभी तथ्यों की गहराई से जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। जी सर, क्या मामला है? आज इरशाद नाम के युवक ने हमारे को एफ आई आर दी कि मेरी बहन रुकमीना वाइफ ऑफ नाजिम निवासी कोटा खुर्द की हम शादी की थी, उसकी उन्होंने दहेज की मांग को लेकर हत्या कर दी है और हमें 9 बजे बताया कि साहब वो फांसी पे लटक गई है। उन्होंने एफ आई आर दी, हमने 304B 498A में एफ आई आर दर्ज कर ली और हम मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उनका दुष्कर्म का आरोप है सर, उसमें क्या करें? रिपोर्ट में लीजिए, उन्होंने घर वाले उन्होंने बताया है, उसका मेडिकल करवा रहे हैं उसका। वो हमारी सिस्टर थी, इसकी हमने शादी कर दी थी 2-3 साल पहले यहाँ नाजिम पुत्र हनीफ के साथ में। मैं रीति रिवाज के अनुसार शादी करी, हमने अच्छा दान दहेज दिया जैसे हमारी हैसियत थी। वहाँ के बाद में क्या नाम, इन्होंने शादी के कुछ दिन बाद ही मारना को पीटना चालू कर दो, दहेज के लिए बार बार प्रताड़ित करे आए। कई बार भाई बरादरी में बात हुई। बाकी अब हमारा जो क्या नाम है फादर है, वो छत पे से गिर गए वाकई 14 तारीख को। तो ये लड़की वहाँ से मिलने जाना कह रही, तो ये बहुत साने हॉस्पिटल में भर्ती हुई यहाँ। तो जब 18 तारीख को यह लड़की ने वहाँ से मिलने जाना कही तो फिर नहीं मारी है दिन में मारने के बाद में फिर लड़की यहीं रही है, ना जाने दी। और रात में ये 3 बंदे आए हैं हमसर होके और फिर इन तीनों ने वह लड़की के साथ में दुष्कर्म करने के बाद में वो मार दी। विरोध को जब मान के ही अपने माँ बाप में बताऊँगी, मारने के बाद में फिर इन्हें 4 बजे के करीब पेड़ के लटका दी फांसी को फंदा से। राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष रेहाना रियाज के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलेश सैनी की सहमति से एडवोकेट सुषमा को जिला उपाध्यक्ष नियुक्त करने पर क्षेत्र में खुशी की लहर तोड़ गई है। अलवर जिले के कोटकासिम, तिजारा, नबीनगर, मुंडावर, खैरथल, किशनगढ़ के सैन समाज द्वारा सुषमा का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस दौरान सुषमा ने कहा कि वे पार्टी को मजबूत करने के लिए एकजुट होकर कार्य करेंगी। वहीं 2023 में होने वाले चुनाव को लेकर सब मिलजुल कर काम करेंगे। इस दौरान लोगों ने मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। जिला महिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मुझे जो पद दिया है उपाध्यक्ष का, उसके लिए मैं पार्टी के आभारी हूँ। और मैं अपनी पार्टी के लिए अपने ज़िले में, पूरे ज़िले में, अपने ब्लॉक क्षेत्र पर, गाँव में, सभी जगह मैं अपनी पार्टी को अच्छा मजबूत बनाऊंगी और अपनी पार्टी के लिए लड़ूंगी। गरीबों का, महिलाओं का, बच्चों का मैं सभी का हित रखूंगी और उनको न्याय दिलाऊंगी। और पार्टी है उसको मैं मजबूत बनाऊंगी और अपनी पार्टी की, अगर मेरी पार्टी मेरे को कोई जिम्मेवारी सौंपती है और पार्टी मुझे अगर आगे कोई और भी पद देती है तो मैं पार्टी ने मेरे को पद दिया है तो मैं पार्टी को और भी आगे ले जाऊंगी और पार्टी को जिता कर दिखाऊंगी।
राज्य सरकार द्वारा आईएएस अधिकारियों के किए गए ट्रांसफर के बाद शुक्रवार को आईएएस श्वेता चौहान ने बीडा सीओ का कार्यभार संभाल लिया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद बीडा ने अधिकारियों की बैठक लेकर अनेक कार्यों और लंबित फाइलों की जानकारी ली। श्वेता चौहान ने बताया कि उनकी प्राथमिकता भिवाड़ी की समस्याओं को जानकर उनका जल्द से जल्द निस्तारण करने की रहेगी। साथ ही सभी विभागों के साथ तालमेल बैठाते हुए भिवाड़ी के लोगों की समस्याओं के समाधान के प्रयास किए जाएंगे। अभी सिलसिलेवार सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर सभी विभागों से अलग अलग समस्याओं पर बात की जाएगी। साथ ही गर्मी के मौसम में आने वाली पानी की समस्या पर भी पीएचईडी विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर कार्य योजना बनाई जाएगी। मेन एजेंडा तो है जो सरकार की मेन योजनाएं हैं अभी बीडा से रिलेटेड, उनको टाइमली मैं इम्प्लीमेंट कर पाऊँ और उनको सही जो उनका उद्देश्य है उन योजनाओं को जनता तक सही टाइम पर पहुँच पाए। समस्याओं की जो बात है मेन पहले समस्याएं हम समझेंगे और उनको जितना जिस लेवल तक पहुंचाया जा सके समस्याओं को और मेरे लेवल तक जो सुलझाया जा सके उनको सुलझाने की एक टाइमली हम डिस्पोज करने की कोशिश करें। मैडम, भिवाड़ी की सबसे बड़ी समस्या है जल भराव की और पानी निकासी की। इसमें बहुत से अधिकारी आए और चले गए लेकिन समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया, तो उसको आप किस तरह से समाधान निकालने का प्रयास करेंगे? तो आपने पहली समस्या बताई है वो उसको प्रायोरिटी पे लेंगे। अगर ये मेन समस्या है यहाँ की तो उसको प्रायोरिटी पे लेके जितनी भी पॉसिबल चीज़ें हैं उसको पानी निकासी की वो किया जाएगा। विराटनगर पालिका क्षेत्र के गणेश मंदिर रोड के पास न्यू सब्जी मंडी प्रांगण में एक दिवसीय अल्पावधि महिला सशक्तिकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संतोष कुमार सिंह रहे। कार्यशाला के दौरान मुख्य वक्ता पूर्व विधायक डॉक्टर फूलचंद भिंडा ने कहा कि महिलाओं के आत्मनिर्भर होने से समाज में मजबूती आएगी और परिवार मजबूत होंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि पवन शर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत लघु उद्योग कुटीर उद्योग इकाइयों से आत्मनिर्भर राष्ट्र की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गांव-गांव ढाणी-ढाणी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के अनेक अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कार्यक्रम में पूर्व बोर्ड ऑफ गवर्नर, खेल मंत्रालय, भारत सरकार, राजेंद्र प्रसाद सैन ने हुनर के हाट कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाली महिलाओं का हौसला बढ़ाओ कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। वहीं अतिथियों द्वारा विराट स्वावलंबन महोत्सव 2023 हुनर का हाट के पोस्टर का विमोचन भी किया गया। इससे पूर्व अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इसी दौरान दाताराम गुर्जर, रामस्वरूप गुर्जर, सुंदरलाल धानका, खामोशी देवी जाट, रेखा धालीवाल, किरण गुर्जर, पिंकी सैनी सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये कार्यक्रम श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड की मार्फत यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। विराटनगर में ये पहला कार्यक्रम है जिसमें करीब 180 महिलाओं ने भाग लिया और इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं एवं स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के लिए, स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया गया। इस कार्यक्रम के में जो महिलाएं यहाँ पर आईं उन्होंने बढ़ चढ़ कर के भाग लिया और महिलाओं ने अपने स्वावलंबन समूह बनाने के लिए हमें आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा है कि ये समूह बना करके वो स्वरोजगार से जुड़ेंगे। 21 तारीख से लेकर के 26 जून के बीच में एक महिलाओं के लिए हुनर की हाट का आयोजन विराटनगर के रामलीला ग्राउंड में किया जाएगा। इस रामलीला ग्राउंड में महिला अपने द्वारा बनाई हुई सामग्री का प्रदर्शन भी करेंगी। इस कार्यक्रम की समापन पर सभी महिलाओं को 250 रुपया उनके खाते में भारत सरकार की तरफ से दिया। विराटनगर पालिका क्षेत्र में स्थित महाभारत कालीन पौराणिक तीर्थ स्थल श्री पंचखंडपीठ भीमगिरी पर्वत पर 25 मई से 2 जून तक आयोजित होने वाले श्री हरि हरात्मक महायज्ञ की तैयारी और व्यवस्थाओं को लेकर शुक्रवार को कस्बे के रामलीला मैदान में सोमेंद्र महाराज के सानिध्य में सर समाज की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में महाराज ने जानकारी देते हुए अवगत कराया कि यज्ञ मंडप का कार्य जोरों पर है। यज्ञ के दौरान प्रतिष्ठा होने वाली पांडव परिवार, भगवान श्री कृष्ण, श्री श्याम जी सहित करीब 1 दर्जन प्रतिमाएं तैयार हो चुकी हैं। बैठक में यज्ञ की व्यवस्था हेतु विभिन्न कमेटियों का गठन कर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई। इस यज्ञ को लेकर विराटनगर सहित आसपास क्षेत्रों के लोगों में उत्साह बना हुआ है। यज्ञ में केंद्र के बड़े नेताओं सहित अनेक संत जनों के आने की संभावना है। बैठक में भागीरथ मल सैनी, रामेश्वर प्रसाद यादव, गोपाल शुक्ला, भागीरथ मल शर्मा, गणपत शर्मा, बंसी सैनी सहित अनेक समाजों के लोग मौजूद थे।
करौली जिले के गढ़ी बांधवा स्थित नरसिंह भगवान मंदिर में श्रद्धालुओं को भीषण गर्मी के मौसम में राहत देने के लिए हिंडोन पीजी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष अंकुर मीणा द्वारा जूस का वितरण किया गया। साथ ही छात्र संघ अध्यक्ष मीणा ने भविष्य में जनसेवा करने का प्रण लिया। उनका मानना है कि मानव सेवा से बढ़कर इस जीवन में कुछ भी नहीं है। मंदिर में दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं एवं आमजन को शीतल पेयजल की व्यवस्था भी की गई। इस सार्वजनिक सरोकार के कार्य में छात्र संघ अध्यक्ष के साथ अनेक युवाओं ने भागीदारी निभाई। थाना गाजी कस्बे के समीपवर्ती गांव गुड्डा के अंदर विश्व शांति हेतु 22 मई से यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। 108 कुंडीय यज्ञ के अंदर आसपास के गांव सहित अनेक ग्रामीण 7 दिन तक मौजूद रहेंगे। यहां आने वाले श्रद्धालु यज्ञ के अंदर धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। क्षेत्र के प्रसिद्ध संत बिहारी दास महाराज और गिरधारी दास महाराज के सानिध्य में आयोजित होने वाले यज्ञ से पूर्व विशाल कलश यात्रा और शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। भक्तों द्वारा अभी से रामलीला की साज सज्जा, धार्मिक कार्यक्रमों की सजावट एवं पूजा पाठ कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सीतारामाध्यान में श्री श्री 1008 संत शिरोमणि महामंडलेश्वर अखिल भारतीय चतुर संप्रदाय के गुरु श्री महंत श्री बिहारी दास जी महाराज की असीम अनुकंपा से सनातन धर्म को जीवित रखने के लिए तीसरी दफे गुड़ा चुरानी में 108 कुंडात्मक दैहिक, देविक और भौतिक 3 तापों के संकट के निवारण के लिए और महाराज श्री ने 108 कुंडी यज्ञ का आयोजन किया है। उसके अंदर भव्य कलश यात्रा, मारिक बाबा अंगारी कुंड जो महाराज श्री का आश्रम है, यहाँ वैदिक संस्कृत पाठशाला, इसके लिए अंगारी के अंदर घोषणा मंत्री जी करके गए थे। उसके लिए अभी जीवित संस्था को रखने के लिए ये निर्माण कर रहे हैं। वृक्षारोपण, पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण, इसको प्रांगण, इनको सबको सजावट के लिए महाराज श्री ने कदम उठाया है और जनता का असीम सहयोग है। गुढ़ा चुरानी, अंगारी, झाकड़ी, इधर चारों तरफ से जनता का पूरा तन मन और धन से समर्पण है। और संसार के लिए कलश यात्रा के बाद में भंडारा का आयोजन 30 तारीख को, 22 तारीख को कलश यात्रा और 30 तारीख को पूर्व अध्यक्ष हैं। उसके अंतर्गत 30 तारीख को संत सम्मेलन, भंडारा, आचार्यों की प्रवचन, संतों के दर्शन, जनता को लाभार्थ के लिए इतना पुण्य का कार्य महाराज श्री कर रहे हैं। उनके लिए उनके तत्पर शिष्य सब लगे हुए हैं। जिसको भी लाभ लेना है वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर के अपना लाभ दे और दर्शनों का लाभ उठाए और अपने कोई भी दैहिक, देविक, भौतिक 3 ताप से जो संकट आ रहे हैं समाज में, जनता पे, इसका सबका गट्ठर हो, निवारण हो, यही कल्पना से यही है। मालाखेड़ा थाना पुलिस ने उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी के दौरान 2 व्यक्तियों को अवैध रूप से गांजा ले जाते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मालाखेड़ा थानेदार मुकेश कुमार ने बताया कि शुक्रवार को मुखबिर की सूचना के बाद टीम गठित कर गंडाला गाँव के समीप नाकाबंदी के दौरान 2 लोग बाइक पर सवार होकर आ रहे थे, जहाँ उनकी तलाशी लेने पर उनके पास 290 ग्राम गांजा मिला, जिनसे गांजा जब्त कर और उन्हें पकड़कर कार्रवाई की गई। श्रीमान आईजीपी साहब जयपुर रेंज द्वारा मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कल शाम को गांव गंडराला रैट के पास नाकाबंदी के दौरान एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति संदिग्ध आए, जिनको रोककर चेक किया तो उनके कब्जे में 290 ग्राम गांजा मिला, जिसको जब्त करके मुख्य मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया और मोटरसाइकिल जब्त की गई है और मुकदमा बनाया गया है और कार्रवाई की गई। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक, आप देखते रहिए खबर तक।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत और अब चलते हैं खबरों की ओर। सरिस्का बाग परियोजना में वन्य जीवों के आकलन की तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें सरिस्का मुख्यालय पर वन कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। सरिस्का क्षेत्रीय वन अधिकारी जितेंद्र चौधरी ने बताया कि NTCA द्वारा निर्धारित फेज 4 प्रोटोकॉल के तहत 21 से 28 मई तक बाघ परियोजना सरिस्का में वन्य जीवों का आकलन ट्रांजिस्टर लाइन सर्वे कैमरा ट्रैप पद्धति से सरिस्का की सभी बीटों में प्रारंभ होनी है। इस हेतु सरिस्का मुख्यालय पर स्थित NIC भवन में 17 मई को सरिस्का रेंज टहला एवं अजबगढ़ तथा 18 मई को रेंज तालवृक्ष अकबरपुर एवं अलवर बफर के वन कर्मियों का उप संरक्षक बाघ परियोजना सरिस्का DP जगावत द्वारा वन्य जीवों के आकलन संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान डी सहायक संरक्षक अनुसंधान सरिस्का अरुण कुमार और फील्ड बायोलॉजिस्ट गोकुल अन्य द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया। 21 से 24 मई तक प्रातःकाल बाघ बगेरा एवं अन्य मांस भक्षियों के चिन्हों का सर्वे होगा। 25 से 28 मई तक प्रातःकाल ट्रांजेक्ट लाइन बाद दोपहर ट्रांजेक्ट लाइन द्वितीय एवं वन्य जीव एवं मवेशियों की गणना की जाएगी। प्रशिक्षण के दौरान समस्त क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं स्टाफ उपस्थित रहेंगे। बड़ौदा में कस्बा स्थित बड़ौदा में गंडूरा मोड़ पर श्री सतगुरु साहिबा के प्रकट दिवस के अवसर पर धर्मार्थ प्याव का आयोजन किया गया। नरेंद्र मीना ने बताया कि श्री सतगुरु साहिब के प्रकट दिवस के अवसर पर समस्त ग्रामवासी बावड़िका द्वारा इस प्याव का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। इस अवसर पर विश्राम मीना, नरेंद्र मीना, धनपाल मीना, भगवान दास, राम कृपाल मीना, चिरंजी राम पटेल, समाज सेवक सहित समस्त बावड़िका ग्रामवासी मौजूद रहे। आज का दिवस प्रकट दिवस के अवसर पर सतगुरु प्रकाश नाम साहिब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए ये बड़ौदा में ग्रामवासियों के ये गंडूरा मोड़ के पास यहाँ आयोजन किया गया है। ग्राम बावड़िका की ओर से ये और ग्राम बड़ौदा मेव की ओर से ये कार्यक्रम आज का प्रकट दिवस के अवसर पर ये जल सेवा, फल सेवा और प्रसाद का वितरण आज का ये तारीख आज 19 के तहत में ये कार्यक्रम शुरुआत किया गया। बड़ौदा में नगर पालिका में रामगढ़ विधायक साफिया जुबेर ने शुक्रवार को 90 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण किया, जिसमें इंटरलॉक सड़कें, नाली, 2 बोरिंग सहित शमशान घाट में टीन शेड के कार्य शामिल हैं। इसी के साथ विधायक ने बड़ौदा में चल रहे महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण कर कैंप किया। कार्यक्रम के दौरान विधायक सहित सभी अतिथियों का नगर पालिका चेयरमैन सुमन रूपचंद और उप चेयरमैन रेखा विजेंद्र द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ौदा में नगर पालिका चेयरमैन ने समस्याओं से अवगत कराया, वहीं विधायक ने शीघ्र समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया। विधायक द्वारा लाभार्थियों को गारंटी कार्ड वितरित किए गए। नगर पालिका बहुत पिछड़ी हुई थी। जब कांग्रेस सरकार पिछली बार आई थी तो इसे उप तहसील बनाया गया था और इस बार इसे नगर पालिका बनाया गया है। तो इसमें गली मोहल्ले, खासतौर पे जो एससी समाज के मेहतरों के मोहल्ले थे, सभी कच्चे थे, उन पे काम नहीं हो रहा था। तो हमारे चेयरमैन साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। सभी कस्बे की गली मोहल्ले, नालियाँ पक्की बना दी हैं ताकि साफ सफाई रहे। और जो कैंप चल रहा है महंगाई राहत कैंप, ये तो आप देख ही रहे हो, केंद्र सरकार महंगाई करती जा रही है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी राहत प्रदान करते ही जा रहे हैं। पिछले 4.5 साल में आपने देखा है समय समय पे नई नई योजनाएं आई हैं जिनसे बहुत बड़ी राहत हमारे राजस्थान की जनता को मिली है। तो ये तो एक वरदान साबित हुआ है कि कोरोना जैसे महामारी के वक्त राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसे व्यक्ति थे जिन्होंने इसको संभाला। और हमारे राजस्थान को जो नारा है, कोई भूखा नहीं सोएगा, तो वो नारे पे हमारे मुख्यमंत्री जी खरे उतरे। उन्होंने अन्नपूर्णा फूड पैकेट भी दिए हैं कि महिलाएं चिंता करती है सिलेंडर की, तो सिलेंडर 500 रुपये में कर दिया। महिलाएं चिंता करती है मिर्च मसाले दाल की, तो गेहूं के साथ साथ उनको दाल मिर्च मसाले सब उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो बड़ी बात है कि गरीब परिवार की सभी परेशानियों के बारे में सोचा, उनके स्वास्थ्य बीमा कराया, चिरंजीवी में उनका इलाज फ्री कराया, गाय भैंसों तक का बीमा कराया जा, क्योंकि इससे हजारों गरीब बहुत नुकसान हुआ था, किसान भाइयों का मातम सा छा गया था। इस बारे में भी मुख्यमंत्री जी ने चिंता करी है, उनका भी बीमा कराया जा रहा है। धन्यवाद दूंगी मुख्यमंत्री जी जिन्होंने राजस्थान की जनता में इतना की लेकर आए, भी के चेहरे मुस्कान है और बहुत महंगाई हमारे जनता हो रहा है। गुरु कबीर साहब इस धरा पर प्रकट हुए थे और उनके उपलक्ष्य में यह धार्मिक पर्व का आयोजन किया जा रहा है, जो कि बड़ौदा में गंडोरा मोड़ पर स्थित है। और ये आयोजन समस्त ग्राम बावड़िका वासियों की तरफ से व समस्त बड़ौदा में वासियों की तरफ से आयोजन किया जाता है और हर वर्ष इसी तरीके से किया जाता है। और ये इस उपलक्ष्य में किया जाता है कि
एक तो यह इस मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी का कहर होता है, और जिससे क्या है कि मानव सेवा का एक अवसर मिल सके और एक संदेश सभी मानव प्राणियों के लिए जा सके कि एक दूसरे का सहयोग करें और किसी भी जीव जंतु को प्यासा नहीं छोड़ें। ये आत्म कल्याण के लिए एक संदेश है सभी मानव जाति के लिए। कैथल कस्बे के निकटवर्ती गांव मीरका में बिजली का करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि महेश यादव सुबह खेत पर काम कर रहा था। इस दौरान खंबे में अचानक करंट आने से उसकी मृत्यु हो गई। महेश को खैरतल के सैटेलाइट हॉस्पिटल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रेनी उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत बिलेटा के गांव सिंबूबास में शनिवार को 51 कलशों के साथ कलश यात्रा निकाली गई। वहीं सोमवार को शिव परिवार की स्थापना की जाएगी, जिसके उपलक्ष्य में स्वर्गीय कमला देवी और स्वर्गीय गुलाबचंद शर्मा की पुण्य स्मृति में मंजू देवी और शिवचरण शर्मा द्वारा यह आयोजन किया गया। यह कलश यात्रा मनसा माता मंदिर से शुरू होकर फिरोजपुर गाँव के प्रमुख मार्गों से होती शिव मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। सोमवार 22 मई को महाआरती के साथ भोग लगाकर भंडारे का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता शिवशंकर शर्मा द्वारा दी गई। तिजारा तहसील परिसर में आयोजित हो रहे मुख्यमंत्री राहत कैंप का जिला कलेक्टर पुखराज सैन ने निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने लाभार्थियों को गारंटी कार्ड वितरित किए। जिला कलेक्टर ने महिलाओं को मुख्यमंत्री राहत कैंप की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कैंप में बिजली, चिरंजीवी योजना, कामधेनु, अन्नपूर्णा सहित 10 योजनाओं का अधिक से अधिक संख्या में लाभ देने के लिए जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर गुंजन सोनी, उपखंड अधिकारी महेंद्र यादव, तहसीलदार बसंत परसोया, अधिशासी अधिकारी मुकेश शर्मा, कनिष्ठ अभियंता धर्मेंद्र चौधरी, रवि सैनी, कोमल सहित अनेक विभागीय अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। आ रहे हैं, अच्छे से अपना लाभ उनको मिल रहा है। और अभी जैसे मैंने बात की है तो ज़्यादातर लोगों को जानकारी भी है कि उनको क्या लाभ मिलेगा। कुछ लोगों को जानकारी हुआ भी है, तो अभी हमारे अधिकारी जानकारी दे रहे हैं। आपके यहाँ पे जो है 5 शिविर आपके स्थायी शिविर चल रहे हैं। उनमें शुरू में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स था। अभी कुछ जगह ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे पास का स्थायी शिविर नहीं है, तो हम कुछ स्थायी शिविर जो शहरी क्षेत्र में जहाँ पे कम रेस्पॉन्स आ रहा है उसमें से कुछ शिविर हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी ले जाएंगे, ताकि रजिस्ट्रेशन जो है हमारा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जो भी है उनको पंजीकरण हम समय पर कर रहे हैं। पंचायत समिति किशनगढ़ बास की ग्राम पंचायत कोलगांव में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत आयोजित महंगाई शिविर का जिला कलेक्टर पुखराज सैन ने निरीक्षण और अवलोकन किया। इस दौरान शिविर में उपस्थित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों से शिविर में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की क्रियान्वयन की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर पुखराज सैन ने शिविर में की गई सभी व्यवस्थाओं को संतोषजनक बताया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का शिविरों के माध्यम से आमजन तक विभिन्न योजनाओं का लाभ एक ही साथ पर एक ही समय में दिलाए जाने का लक्ष्य है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को इसका लाभ आसानी से मिल सके। जिला कलेक्टर ने बताया कि वैसे तो शिविर के माध्यम से हर परिवार को इसका लाभ लेने के लिए काफ़ी प्रचार प्रसार किया गया है, जिससे कोई परिवार इस लाभ से छूटे नहीं। इसके लिए वह सभी अधिकारियों से वार्ता कर रही हैं कि सभी लोग इसका समय पर लाभ ले पाएं। इस मौके पर शिविर प्रभारी एसडीएम गंगाधर मीना ने उपखंड क्षेत्र में आयोजित शिविरों की विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर पंचायत समिति प्रधान बीपी सुमन, विकास अधिकारी राजकुमार बायला, तहसीलदार मदन सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। शिविर का अवलोकन किया है। यहाँ काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं की गई है। पहले जो भी लोग आ रहे हैं उनको पंजीयन करके उनको पंजीयन किया जा रहा है उनका। और मैंने ये भी देखा है कि जो आवेदनकर्ता अन्य जो प्रशासन गांव के संघ के लिए भी जो आवेदनकर्ता आ रहे हैं उनको आवेदन करने में तकलीफ नहीं हो, इसके लिए इन्होंने पहले से एक आवेदन बनाया हुआ है, जिसमें जैसे ही कोई आवेदनकर्ता आता है तो उसकी समस्या लिख करके उसको आवेदन भी उसको खुद को नहीं लिखना पड़ रहा है। और सभी विभागों के अधिकारी भी अपनी अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी रख रहे हैं और जानकारी देने की कोशिश भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। यहाँ काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, संतोषजनक व्यवस्था है और निश्चित रूप से जो ये व्यवस्था की गई है आमजन को इसका लाभ लेना चाहिए। और आमजन को लाभ लेने के साथ साथ सारी योजनाओं की जानकारी भी रखनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह की योजना में अगर कोई कोताही बरती जा रही है तो उसका अधिकार है वो ध्यान रखे। और जो व्यक्तिगत लाभ की योजनाएँ हैं, कई सारी सैनिटरी नैपकिन की योजना है या जो अपनी बाल गोपाल दूध की योजना है या अपने पशु आहार के भी जो कुछ योजनाएं हैं या बच्चों के लिए पोषाहार की योजना है, उनके बारे में भी जितने बच्चे या जितने लोग उसके लाभार्थी हैं उनकी जानकारी सबको होनी चाहिए, ताकि उसमें किसी भी तरह का निवेदन ना हो, कोई भी उसमें कमी ना हो। जिले में आपकी क्या प्रमुखताएं रहेंगी? जी, जिले में क्या प्रमुखताएं रहेंगी आपकी, क्योंकि आपके नवनियुक्त हैं यहाँ पर जिले में? देखिए, जिले में जो भी अभी तो शिविर चल रहे हैं और कोशिश रहेगी कि जो
सरकार की योजनाएं हैं जो शिविर के माध्यम से सभी लोग उन योजनाओं का लाभ ले सके, कोई परिवार उसमें छूटे नहीं। इसके लिए मैं अधिकारियों के साथ निरंतर वार्ता भी कर रहा हूँ, कोशिश भी कर रहा हूँ कि सभी लोग जो हैं इनका लाभ ले पाएँ समय पर। और दूसरी जो भी व्यवस्थाएं हैं, कानून व्यवस्था से संबंधित व्यवस्थाएं हैं या अन्य जो व्यवस्थाएं हैं, और जो कोई लंबे मुद्दे हैं, लंबे समय से कोई विकास की ऐसी कोई चर्चा है जो होनी चाहिए, तो उसमें भी सभी अधिकारीगण के साथ, सभी जो जनप्रतिनिधिगण के साथ समन्वय रखते हुए जो भी अच्छे से अच्छा है उसको। अलवर जिला राजमिस्त्री मजदूर यूनियन शाखा किशनगढ़ बास की मासिक बैठक का आयोजन कस्बे के गंज रोड स्थित जगदम्बा कॉम्प्लेक्स में जिला अध्यक्ष धीरू भाई की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में जिला अध्यक्ष धीरू भाई द्वारा विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में कंस्ट्रक्शन ठेकेदारों को किस प्रकार से काम करना है तथा काम की माप किस प्रकार करनी है, वहीं मजदूरों को सही समय पर श्रम भुगतान करने सहित अन्य विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के दौरान श्रमिकों की विभिन्न योजनाओं के लंबित प्रकरणों पर भी चर्चा की गई तथा अधिकारियों से मिलकर लंबित प्रकरणों का निस्तारण करवाने पर भी विचार विमर्श कर चर्चा की गई। इस मौके पर बैठक अध्यक्ष होशियार सिंह सैनी, उत्तम लाल जाटव, रामावतार मेघवाल, जगदीश प्रसाद सैनी, किशन चंद सहित दर्जनों श्रमिक और यूनियन पदाधिकारी मौजूद रहे। मालाखेड़ा क्षेत्र के लिली गांव में बगीचे पर ब्रेकर लगवाने की मांग को लेकर ग्रामीण एकत्रित हुए और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि मालाखेड़ा से हल्दीना रोड पर ब्रेकर नहीं होने के कारण आए दिन यहां पर हादसे होते रहते हैं। इसे लेकर कई बार पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को भी अवगत कराया जा चुका है, लेकिन ब्रेकर आज तक नहीं लगे हैं, जिसके कारण समस्या जस की तस बनी हुई है। इस मार्ग से 2 दर्जन से भी अधिक गांवों को लोग गुजरते हैं। इस समस्या को लेकर वे उपखंड अधिकारियों को भी समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन आज तक ब्रेकर नहीं लगाए गए। ग्रामीणों की मांग है कि लिली के बगीचे हल्दीना रोड पर ब्रेकर लगाए जाए, नहीं तो मजबूर होकर उन्हें आंदोलन करना पड़ेगा। हल्दीना रोड MI एरिया लिली की बगीचे मेन स्थान है, वहाँ पे ब्रेकर ज़रूरी होना चाहिए। हम तो विकलांग वैसे है, गाड़ी ऐसी स्पीड में आती है जैसे टकरा के मर जाते हैं हम तो विकलांग वैसे क्रॉस नहीं कर सकते हम, रोजीना एक्सीडेंट होते हैं। इसको जल्दी से जल्दी काम चालू करें, नहीं तो हम आंदोलन यहाँ के करेंगे। ब्रेकर जरूर जल्दी से जल्दी करो। और यहाँ के बीच जो लाइट नहीं आती है, 3 दिन हो गया, परेशान है, यहाँ मरेगा प्यासा। लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम लीली में बाइक पर सवार महिला ब्रेकर पर अपना संतुलन खोकर नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। मिली जानकारी के अनुसार लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम लीली निवासी हेमलता अपने पति शेर सिंह जाट के साथ घर से मंदिर पर प्रसाद चढ़ाने के लिए जा रही थी। इस दौरान गांव में ही दुकान के समीप ब्रेकर पर महिला का संतुलन बिगड़ने से महिला गाड़ी से नीचे गिर गई। इसके बाद चीख पुकार सुनकर एकत्रित हुए लोगों ने आनंद फानन में 108 को फोन कर मौके पर बुलाया। घायल का लक्ष्मणगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक चिकित्सा देकर उच्च चिकित्सा के लिए उसे अलवर सामान्य चिकित्सालय में रेफर किया। चिकित्सकों की माने तो बताया जा रहा है कि महिला की हालत चिंताजनक है। सिर में गंभीर चोट लगने से हालत नाजुक बनी है। वहीं क्षेत्र में अनेक ब्रेकर तो बना दिए, पर कोई जेब्रा क्रॉसिंग ना कोई इंडिकेशन बोर्ड होने से आए दिन इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। वहीं ब्रेकर से पूर्व सूचना बोर्ड लगा होना चाहिए। यह प्रक्रिया अगर होती है तो ब्रेकर ऊपर दुर्घटनाओं की संभावना कम होती है। नगर पालिका व सार्वजनिक निर्माण विभाग दोनों की लापरवाही क्षेत्र में बराबर बनी हुई है। अब देखना यह है कि दोनों विभाग कुंभकर्णीय नींद से कब जाग पाएंगे या फिर जनता यूं ही चोटिल होकर गिरती मरती रहेगी। दुकान को अच्छा, फिर एक्सीडेंट हो गया। देखें क्या निश्चित पता नहीं है। बाइक से गिरी है? हाँ। क्या नाम है? सचिन। नहीं, ये हेमलता कहाँ की निवासी है? लीली। आप क्या लगती हैं? मौसी। अच्छा, बाइक से एक्सीडेंट हुआ। बांसुर के गांव कराना में शनिवार सुबह रेडीमेड की दुकान में भीषण आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। स्थानीय ग्रामीणों ने दुकानदार को आग की सूचना दी। दुकानदार जब तक पहुंचा तब तक दुकान में रखा सामान सारा जल चुका था। आग से दुकान की शटर तथा दीवारें भी फट गई। वहीं पीड़ित दुकानदार योगेश सिंह ने बताया कि दुकान के बाहर खाली पेट्रोल की बोतल मिली है। दुकानदार का कहना है कि रात्रि को अज्ञात व्यक्ति ने दुकान में आग लगाई है। सूचना पर नगरपालिका दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन इससे पहले ही आग अपने आप ही बुझ गई। दुकानदार के भाई योगेश सिंह का कहना है कि इस आगजनी में करीबन 3 से 4 लाख रुपए का फर्नीचर तथा 5 से 6 लाख के कपड़े जलकर राख हो गए हैं। सूचना के पश्चात बांसुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। वहीं पीड़ित दुकानदार ने दुकान में आग लगने के कारणों का हवाला देते हुए कहा कि दुकान में किसी ने जानबूझकर आग लगाई गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मेरी कराना में दुकान थी जिसमें 3-4 लाख रुपए की फिटिंग, फर्नीचर, AC, कूलर जो भी, और 5-6 लाख रुपए के कपड़े
किसी ने जला दी। क्योंकि सुबह मेरे को पता चला तो मैंने आके देखा तो उसके पास एक पेट्रोल की बोतल और कुछ कपड़े पड़े हुए थे जिससे आग लगाई गई थी इस दुकान में। बानसूर कस्बे की RCI स्कूल के छात्र छात्राओं ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विज्ञान वर्ग के परीक्षा परिणाम में बाजी मारी है। वहीं CBSE में भी विद्यालय का रिजल्ट टॉप रहा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विज्ञान वर्ग में स्कूल में प्रथम स्थान पर अनुष्का बाई तथा मोनिका प्रजापति ने 94.80% अंक हासिल कर स्कूल में प्रथम स्थान पाया है। वहीं विज्ञान वर्ग में 85% से अधिक कुल 51 छात्र छात्राओं का विद्यालय में बेहतर परिणाम रहने पर सभी छात्र छात्रों का स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर विद्यालय निदेशक विजय कुमार ने सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अभिभावक तथा छात्र छात्राओं का फूल माला पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत सम्मान किया। वहीं दूसरी ओर CBSE में स्कूल में टॉप पर रही एंजिल गुप्ता ने 93.20% अंक हासिल कर स्कूल का नाम रोशन किया है। एंजिल गुप्ता ने बताया कि उसे अपने माता पिता तथा गुरुजनों के मार्गदर्शन से अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं। आज कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग का परीक्षा परिणाम जो घोषित हुआ उसके टॉपर्स विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में 85% से अधिक जो विद्यार्थी हैं उनको सम्मानित किया गया है। सम्मान समारोह में अभिभावक भी सम्मानित किए गए हैं। मैं इस सम्मान समारोह में सम्मानित होने वाले समस्त विद्यार्थियों के साथ साथ ही अभिभावकों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इन सब के अथक प्रयासों से ही बानसूर क्षेत्र में विज्ञान वर्ग का श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम आया है। धन्यवाद। प्रथम स्थान पे कौन सी छात्रा रही? प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली जो छात्रा है वो मोनिका प्रजापति, उसने 98.66% ऑप्शनल सब्जेक्ट में 94.80% अंक प्राप्त करके उसने विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। I passed 12th in 2023 year and I scored 93.2% and I want to pursue I want to do BTech in my future, so I am currently joining a coaching institute in Jaipur so that I can achieve my dreams very well, and I would like to put this credit to my parents and my teachers and as well myself for my hard work and for my achievements. बानसूर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया जहां कन्हैया नगर के पास एक बाइक सवार ने पैदल चल रही महिला तथा बच्चों को कुचल दिया, जिसमें 3 महिलाएं और 2 बच्चे घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक महिला तथा बच्चे पड़ोस में होने वाले शादी समारोह के दौरान गीत गाने गई थी। उसी दौरान वहां से पैदल वापस घर की ओर आ रही थी। इस दौरान पीछे से आ रही तेज मोटरसाइकिल सवार ने महिला बच्चों को कुचल दिया, जिससे 2 महिलाएं और 1 बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। लेकिन बानसूर के जिला अस्पताल में इमरजेंसी में कोई भी चिकित्सक मौके पर नहीं मिला। ऐसे में मेल नर्सिंग कर्मियों ने पट्टी बांधकर गंभीर घायल को कोटपुतली के लिए रेफर कर दिया। सूचना के पश्चात बानसूर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। वही मोटरसाइकिल सवार करीब 20 मीटर तक मोटरसाइकिल सहित रोड पर गिरता हुआ चला गया, जिससे बाइक सवार भी गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके पश्चात उप जिला अस्पताल में लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये हमारे शादी का प्रोग्राम था, तो शादी में महिलाएं इकट्ठे होकर शाम को बांध देती हैं, तो बांध में प्रोग्राम चल रहा था। तो यह बानसूर की तरफ से एक बाइक पे स्पीड पे काफ़ी तेज़ स्पीड पे बाइक उस प्रोग्राम में महिलाओं को बीच में घुसा दिया, जिसमें 15-20 महिलाओं को चोट लगी है, जिनको हम यहाँ हॉस्पिटल में लेके आए। यहाँ लेके आए तो 2 महिलाओं को और 1 बच्चे को तो कोटली रेफर कर दिया गया है। 2 पेशेंट्स को यहाँ देख रहे हैं। यहाँ हमें कंपाउंडर वगैरह मिले, डॉक्टर साहब वगैरह अभी यहाँ है नहीं। बाकी कंपाउंडर ने यहाँ फर्स्ट ऐड करके कोटली रेफर किया। और महिलाएं मंदिर के ऊपर गीत गा रही थी। एक मोटरसाइकिल लेकर एक बंदा आया, उसने आकर के उसने शराब पी रखी थी और ज़बरदस्ती महिलाओं में उसने गाड़ी को अंदर एंट्री कर दिया, जिसमें 2 महिलाओं के पैर कट गए, 3-4 बच्चे एक्सीडेंट हुए, एक बच्चे की हड्डी यहाँ से फ्रैक्चर हो गई। उसने शराब पी रखी थी, उसको रोकने के बावजूद भी वो नहीं रोका। उसके बाद उसने अपने कुछ बंदे बुला लिए और उन्होंने आकर के दोबारा हमारे साथ पंगा शुरू कर दिया। उनकी गाड़ी अभी वहीं पड़ी हुई है। हमने प्रशासन से मदद मांगी है कि हमारी जो ये हालत हो गई हमको रेफर करें और हमारी सहायता करें, क्योंकि हम इतने मजबूत नहीं हैं कि हम ज़्यादा ट्रीटमेंट करा सकें। इसलिए प्रशासन से निवेदन करेंगे कि हमारी मदद करें। क्या पुलिस आई है अभी तक? अभी तक पुलिस पहुंची नहीं है। हम हमारे स्तर के ऊपर ही यहाँ हॉस्पिटल में आए हैं। यहाँ पर भी ऐसी कोई सुविधा हमको नहीं मिली। हमको तो यहाँ से डायरेक्ट रेफर कर दिया गया। हालांकि कुछ प्राथमिक ट्रीटमेंट जरूर हुआ है। कितने महिलाएं रेफर हुई हैं? 2 महिलाओं के पैर कट गए हैं, उनको रेफर किया गया है। एक बच्चे के यहाँ पसली टूट गई है, उसको रेफर किया गया है।
बाकी औरों का ट्रीटमेंट यहीं चल रहा है। गोविंदगढ़ उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत रामपास में राधा कृष्ण मंदिर में सैन्य समाज द्वारा श्री श्री 1008 श्री बाबा जानकी दास की लोकवासी की पुण्य स्मृति में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। हेमंत सैनी ने बताया कि शुक्रवार प्रातः 8 बजे अखंड हरि कीर्तन का आयोजन किया गया। इसके उपरांत भंडारे का आयोजन किया गया। यह भंडारा समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से किया गया। जी, आज का जो ये प्रोग्राम रखा है हम बस्ती रामपास की तरफ से, जो श्री हमारे जानकीदास बाबा महाराज की कृपा से ये आज ये भंडारा उनकी स्मृति में यादगार में ये रखा गया है। सभी ग्राम बस्ती वालों ने ये प्यार प्रेम से ये भंडारा का आयोजन रखा गया और किया गया। आज जो ये भंडारा का बस्ती ने सबका प्रसाद खिलाया गया, आसपास के क्षेत्र वालों को सबको अवगत कराया गया और उसकी स्मृति में ही ये हमारा भंडारा हर साल चलता रहता है और ये कार्यक्रम किया जाता है। ये भंडारा हमारे महाराज जी जानकीदास जी के उपलक्ष्य में उनकी पुण्य स्मृति के रूप में मतलब किया जाता है और ये हर साल ये भंडारा बड़े विशाल रूप से किया जाता है और ये करीब 1982 से महाराज जी जानकीदास जी का शरीर पूरा हुआ था 1982 में और उनकी यादगार में ये हर वर्ष की भांति हर साल 40 साल से मनाते आ रहे हैं और मनाते रहेंगे। हमारे इनकी गांव बस्ती के ऊपर पूरी प्रेरणा है। यहाँ पर आपातकालीन मतलब कोई ओलावृष्टि या अतिवृष्टि या किसी भी प्रकार का हमारे यहाँ मतलब कोई ऐसा खास नुकसान नहीं होता है और आम जन इनकी स्मृति में मतलब इनकी यादगार में हम सब मिलजुल कर मतलब इनका भंडारा करते हैं। नए जिला कलेक्टर पुखराज सैन ने अलवर की कमान संभालने के बाद पहली बार भिवाड़ी का दौरा करते हुए बीड़ा सभागार में शनिवार को सभी महकमों के अधिकारियों की बैठक ली। करीब 1 घंटे तक चली बैठक के दौरान कलेक्टर ने सभी अधिकारियों से परिचय करते हुए अलग अलग विभागों की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही भिवाड़ी की अनेक समस्याओं को जल्द से जल्द निराकरण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर पुखराज सैन ने सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महंगाई राहत शिविरों के द्वारा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत पहुँचाने के आदेश दिए। जिला कलेक्टर पुखराज सैन ने बताया कि उनके द्वारा पूरे जिले में सभी अधिकारियों के साथ बैठक लेकर भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से समस्याओं को जानने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही उन समस्याओं को जानकर किस तरह से दूर किया जा सकता है, इस पर जल्दी ही एक रोड मैप तैयार किया जाएगा और उनके जल्द निराकरण के प्रयास किए जाएंगे। भिवाड़ी बीड़ा CEO श्वेता चौहान ने भी अभी 1 दिन पहले ही ज्वाइन किया है। भिवाड़ी में प्रदूषण की समस्या पर बोलते हुए कहा कि अभी जल्दी ही DLSA की बैठक आयोजित कर उसमें अधिकारियों से चर्चा की जाएगी और इसका भी कोई न कोई समाधान निकाला जाएगा। ग्रीष्मकालीन अवकाश में निजी स्कूलों के द्वारा की जा रही मनमानी पर भी जिला कलेक्टर ने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी से बात कर इसकी जांच कराने का आश्वासन दिया। साथ ही भिवाड़ी के उप जिला स्वास्थ्य केंद्र में एक सरकारी डॉक्टर के क्वार्टर में नॉन मेडिकल व्यक्ति द्वारा बच्चों को दवाई दिए जाने के मामले में कलेक्टर ने जाँच कराकर कार्रवाई करने की बात कही। देखिए, आज कोई ऐसा कोई निश्चित एजेंडा नहीं था। जैसे कि चूँकि मैंने नया ज्वाइन किया जिले में और भिवाड़ी जिले का ही नहीं राजस्थान का महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है, तो एक परिचय यहाँ की ज्योग्राफी से हो जाए, लोगों से हो जाए, उसी उद्देश्य से क्या आया था। आज कोई स्पेसिफिक एजेंडा नहीं। सर, भिवाड़ी में बहुत सी समस्याएं हैं, कुछ उस विषय में बात हुई है क्या आपके अधिकारियों से? हाँ, इनिशियल लेवल पे कुछ जो मुद्दे हैं उनके बारे में थोड़ा प्राइमरी चर्चा हुई है। बाकी मैंने ये कहा कि चूँकि CEO बीड़ा जो है उन्होंने भी अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, वो भी अभी सारी चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद कमिंग टाइम में जो DLSA की जो बैठक होती है हमारी, वो DLSA की बैठक शीघ्र करेंगे और उसमें जो भी मुद्दे अभी सारे अधिकारियों को भी आपस में ADM हैं यहाँ पे और जो CEO बीड़ा हैं वो सारे इशूज़ को रिव्यू कर लेंगे, तो उस पर मीटिंग करके नेक्स्ट टाइम पर जो भी निर्णय होंगे उस टाइम पर। सर, अभी ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहे हैं लेकिन भिवाड़ी के सभी निजी स्कूल खुले हुए हैं, और इसका जांच वगैरह होगी या? देखिए, मुद्दा भी अब मैं कल भी एक जगह से अलवर में इशू आया था, तो वो भी जो जिला शिक्षा अधिकारी है उनको बताया, वो इसको इशू को एग्जामिन कर रहे हैं। देखिए, वो क्योंकि उन्हीं का काम है तो उनको निश्चित रूप से वो कार्रवाई करेंगे। मैं नेक्स्ट वर्किंग डेज पर उनसे एक बार इसका रिव्यू करूँगा। सर, पहले भी इस तरह की शिकायत आई है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई उन पर भी नहीं हुई है, तो इस पर क्या उम्मीद करें? पुराना मामला मेरी जानकारी में नहीं है। मैं अभी जो है आपको बता रहा हूँ कि जिला शिक्षा अधिकारी जो है उनसे एक बार बात करूँगा कि क्या किस तरह के इशूज़ है, ये क्या इशू है, क्यों आ रहा है,
उनसे एक बार जब तक चर्चा नहीं हो जाती तब तक मैं कोई इस पर अभी आपको बता नहीं सकता। गंदे पानी की समस्या को लेकर राजस्थान और हरियाणा में हमेशा विवाद रहता रहता है, तो इसको लेकर क्या कुछ प्लानिंग की है या फिर क्या कुछ स्ट्रेटेजी से कार्य करेंगे? ये आपको पता है कि इतनी पुरानी समस्या है, इतनी लंबी समस्या है। आप मेरे से 10 मिनट में अगर ये एक्सपेक्ट करें कि साहब मैंने कोई स्ट्रेटेजी भी बना ली होगी, मैंने अभी अधिकारियों से चर्चा की है। अधिकारी जो है सीओ मैडम ने ज्वाइन किया है, सीओ मैडम और एडीएम साहब और सारे अधिकारीगण बैठेंगे, जो भी स्थानीय लोगों के साथ चर्चा करेंगे, जो भी इसके समाधान हो सकते हैं उस पर जब हम नेक्स्ट मीटिंग करेंगे उस टाइम सर एक सरकारी अस्पताल में एक डॉक्टर है, डॉक्टर कैलाश राज है, उनकी सीट पर बैठ के नॉन मेडिकल आदमी दवाइयाँ बच्चों को दे रहा है। वो जांच भी है मगर जांच टीम ने अभी तक उनको रिपोर्ट नहीं सौंपी है। इस पर अभी तक काफ़ी समय होगा, तो सर क्या इस पर कोई कार्रवाई बनेगी? देखिए मेरे को जानकारी में नहीं है, आपको बता रहे हैं, तो अधिकारी अगर मेरे को जानकारी में लाएंगे तो उस पर निश्चित रूप से जो भी एज पर रूल्स सर 15 दिन हो गए अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं। मेरी जानकारी में नहीं है, मैं अधिकारियों से चर्चा करता हूँ। भिवाड़ी में निजी स्कूल संचालक इन दिनों शिक्षा विभाग के आदेशों की जमकर खुलेआम धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। वहीं शिक्षा विभाग की तरफ से सरकारी कैलेंडर जारी करते हुए सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 17 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है। साथ ही मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भी सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को घोषित किए गए अवकाश की पालना कराने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन भिवाड़ी सहित आसपास के क्षेत्र में निजी स्कूल शिक्षा विभाग के इन आदेशों की जमकर खुलेआम धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। कई स्कूल तो शिक्षा विभाग की तरफ से उन्हें आदेश नहीं भेजने की बात कहकर पल्ला झाड़ रही हैं। इस विषय में जब न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल के संचालक रमेश कुमार से बात की गई तो उन्होंने छुट्टी का सर्कुलेशन नहीं मिलने की बात कही और ना ही कोई सर्कुलेशन देने की बात कही। वहीं स्कूल संचालक ने यह तक कह दिया कि अभी बच्चों को होमवर्क नहीं दिया गया है और होमवर्क देने के बाद 25 मई को बच्चों की छुट्टी हो जाएगी। इससे ऐसा लगता है कि स्कूल संचालक अपनी मनमर्जी से स्कूल चला रहे हैं और सरकारी आदेशों को खुलेआम धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। वहीं भिवाड़ी के भगत सिंह कॉलोनी में स्थित मदर टच पब्लिक स्कूल के संचालक कुलदीप शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया भारत विकास परिषद की तरफ से कैंप लगाया गया है जिसमें बच्चे आए हुए थे और ये कैंप आगामी कुछ दिनों तक और चलेगा। वहीं इस विषय में जब मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्याम सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग की तरफ से सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 17 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश करने के आदेश दिए गए हैं और सोशल मीडिया के साथ साथ व्यक्तिगत रूप से सभी को आदेश भेजकर इसकी पालना करने के लिए सख्त आदेशित किया गया है। तिजारा में तो एक निजी स्कूल को छुट्टियों के दौरान संचालित पाए जाने पर उसका प्रकरण बनाकर आगे की कार्रवाई के लिए जिला कलेक्टर को भेजा गया है। साथ ही अगर भिवाड़ी में भी छुट्टी के बावजूद स्कूल चलाए जा रहे हैं तो इसकी जांच करवाकर ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ग्रीष्मकालीन अवकाश में निजी स्कूलों के द्वारा की जा रही मनमानी पर भी जिला कलेक्टर ने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी से बात कर इसकी जाँच कराने का आश्वासन दिया है। देखिए मुद्दा भी अब मैं कल भी एक जगह से अलवर में इशू आया था तो वो भी जो जिला शिक्षा अधिकारी है उनको बताया वो इसको इशू को एग्जामिन कर रहे हैं। देखिए वो क्योंकि इन्हीं का काम है तो उनको निश्चित रूप से वो कार्रवाई करेंगे। मैं नेक्स्ट वर्किंग डेज को उनसे एक बार इसका रिव्यू करूँगा। सर पहले भी इस तरह की शिकायत आई है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई उन पर भी नहीं हुई है, तो इस पर क्या उम्मीद करें? पुराना मामला मेरी जानकारी में नहीं है, मैं अभी जो है आपको बता रहा हूँ कि जिला शिक्षा अधिकारी जो है उनसे एक बार बात करूँगा कि क्या किस तरह के इशू है, ये क्या इशू है, क्यों आ रहा है। उनसे एक बार जब तक चर्चा नहीं हो जाती तब तक मैं कोई इस पर अभी आपको बताने की सकूँगा। गोविंदगढ़ जालूकी रोड स्थित कलाधारी आश्रम मंदिर पर चल रही श्री राम कथा का शुक्रवार को समापन हो गया। इस कथा का आयोजन श्री 1008 श्री गोलोकवासी बाबा श्री जानकी दास महाराज की 41वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में बाबा प्रेमदास महाराज के सानिध्य में किया गया। कथा का वाचन राजेंद्र प्रसाद शास्त्री के श्रीमुख से किया गया। कथा समापन के बाद शनिवार को प्रातः हवन आहुति के बाद विशाल प्रसादी भंडारे का आयोजन किया गया। महंत रामधार दास ने बताया कि हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी श्री राम कथा और विशाल भंडारा समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से किया गया। गोविंदगढ़ क्षेत्र के रामबास ग्राम में प्रत्येक वर्ष बाबा महाराज जी जानकीदास जी के पुण्यतिथि पर यहाँ बड़ा आयोजन होता है भंडारे का और राम कथा का। इस बार उसी संदर्भ में ये हुआ, पूरे ग्रामवासियों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। आसपास के क्षेत्र के भी सभी लोग, कस्बे के सभी लोग यहाँ पधारे और प्रसादी पाई। यहाँ ये कुटी आश्रम आस्था का प्रतीक है, यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। बहुत से संत महात्मा भी आए, उनका भी सानिध्य हम सबको मिला और सभी ग्रामवासियों ने उनको भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया। सभी ने यहाँ भंडारे और प्रसादी का ग्रहण किया और मैं सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से यही कहना चाहूँगा कि यहाँ भाईचारा बना रहे और गुरु महाराज का आशीर्वाद सब पर रहे। श्री कलाधारी आश्रम रामबास गोलोकवासी श्री 1008 बाबा जानकीदास जी की तपस्या रही है और उनके पुण्यतिथि 41वीं
पुण्यतिथि के अवसर पर कई वर्षों की भांति राम कथा के पश्चात हमने भंडारे का आयोजन किया है और ये हर साल इसका हमारा आयोजन किया जा रहा है। हर बार श्रीमद् भागवत गीता होता है, इस बार राम कथा कराई हमने। कांग्रेस सेवा दल ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए बाकायदा राष्ट्रीय स्तर के शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसमें चुनाव प्रबंधन से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि एवं राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय नेताओं को बुलाकर कार्यकर्ताओं का सीधा संवाद कराया जा रहा है। शिविर में चुनाव किस तरीके से जीता जाए, क्या परेशानी आए तो किस तरीके से उनका निदान करें, इन सब चर्चाओं के लिए सेवा दल की ओर से शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में अलवर जिले के शाहजहाँपुर में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 3 दिवसीय शिविर की शुरुआत की गई है। इस शिविर में 25 राज्यों से करीब 300 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। 1 दर्जन से अधिक अतिथियों को आमंत्रित किया गया है और 21 से 22 मई को इस शिविर में अपना उद्बोधन देंगे। सेवा दल महिला मोर्चा के अध्यक्ष अंजलि यादव ने बताया कि इस शिविर में राज्य प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सह प्रभारी अमृता धवन, पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, राजस्थान सरकार की मंत्री शकुंतला रावत, टीकाराम जूली, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई पदाधिकारी भाग लेंगे। वहीं इस शिविर में 25 स्टेट के कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। सेवा दल द्वारा इस तरीके के शिविर लगातार लगाए जाते हैं जो चुनाव प्रबंधन को लेकर होते हैं। वहीं सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने बताया कि शाहजहाँपुर में लगने वाले शिविर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगाए जा रहे हैं। इसमें कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और लोकसभा के प्रेरक तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा 4 शिविर और लगाए जाएंगे, जिनमें राजस्थान सहित कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रेरक तैयार होंगे। उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसमें मुख्य रूप से घर घर पंजे को लेकर कार्य किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भावनात्मक तरीके से चुनाव लड़ती है, कभी कब्रिस्तान, कभी बजरंग बली और अन्य जो मुद्दे हैं उन पर चुनाव लड़ती है, लेकिन जनता के मुद्दे को भूल जाती है। ऐसे में सेवा दल जनता के मुद्दों के मद्देनजर चुनाव लड़ेगा और जिसमें मुख्य आधार संपर्क संवाद होगा। शिविर में राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल लालजी देसाई, महिला प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल राजस्थान डॉक्टर अंजलि यादव, हेम सिंह शेखावत, जगदीश सहित समस्त सेवा दल कार्यकर्ताओं कृष्णकांत शर्मा, धर्मेंद्र प्रधान, ग्यारसी लाल सैनी, राजेंद्र सिंह अवाना, देशबंधु शर्मा, आरपी मीना सहित अनेक वक्ताओं ने शिविर में अपना उद्बोधन प्रस्तुत किया। इस सेवा दल का लगातार हम लोगों का शिविर वगैरह चलता रहता है और ये अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के शिविर। एक होता है हमारे संगठन का शिविर होता है जो सहयोगी, समर्थ, विशारद, राष्ट्ररत्न और तपस्वी, वो 5 पायदान वाला जो संगठन के रचनात्मक कार्य के लिए होता है। और साथ साथ में चुनाव प्रबंधन के लिए हम लोग का विशेष, क्योंकि सेवा दल ने अपनी भूमिका में चुनाव का प्रचार प्रसार और प्रबंधन की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाने का करीबन पिछले 4 साल से तय किया है। हमने ये भी है कि लगातार राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2018 के चुनाव में भी एक प्रयोग किया था कि बार बार हारी हुई या ज़्यादा मार्जिन से हारी हुई सीटें हैं, वहाँ पर सेवा दल को हमने उतारा था कैंपेन के लिए और उसके अच्छे रिजल्ट आए थे। तो अभी हम लोग देश भर के साथियों को यहाँ पर बुला के करीबन 25 स्टेट के लोग यहाँ पर आए हैं और चर्चा ये है कि लोकसभा 2024 की तैयारी हम लोग अभी से कर रहे हैं और साथ साथ में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो विधानसभा चुनाव है उसकी भी तैयारी यहाँ पर हो रही है। मुख्य तौर पे कार्यकर्ताओं को हम तैयार इस मुद्दे पर कर रहे हैं कि चुनाव जब आता है तो हमारी जो विरोधी दल है वो भावनात्मक मुद्दों पर चुनाव लड़ना शुरू करती है। वो किसान के मुद्दे, मजदूर के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे या दलित आदिवासी से लेकर वंचितों के, पीड़ितों के मुद्दे भूल जाते हैं। वो शिक्षा, रोजगार को भूल जाते हैं और सीधे शुरू कर देते हैं भारत और पाकिस्तान की बात, अली और बली की बात, कभी बजरंग बली को बीच में ले आते हैं और कभी श्मशान और कब्रिस्तान को। तो हमारे प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यकर्ताओं को तैयार करते हैं कि चुनाव जनता का, ये चुनाव जनता करती है तो चुनाव जनता के मुद्दों पर होना चाहिए, ना कि कोई भावनात्मक मुद्दों पर। तो ये चुनाव को, जनता के मुद्दे को आधार पर चुनाव करवाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो संपर्क, संबंध, संवाद और वहाँ से संगठन और संघर्ष की बात हमारा संगठन कर रहा है, उसी की तैयारी है। लोकसभा के प्रेरक हमारे तैयार अभी यहाँ पर हो रहे हैं। तो ये जो प्रशिक्षण कैंप है विशेष तौर पे लोकसभा के प्रेरकों का है। उसी तरीके के 4 कैंप और लग रहे हैं जो विधानसभा के प्रेरकों को लगेगा। सो लोकसभा और विधानसभा की जिम्मेदारी उन प्रेरकों को बांटी जाएगी और उसके बाद वो नीचे मंडल, सेवा मंडल और हमारा जो सेक्टर है उसको तैयार करेंगे, ब्लॉक को तैयार करेंगे। तो संगठन का ढांचा हर घर तक कैसे, अंतिम लक्ष्य है हर घर तक पंजा। एक लाइन में जवाब दे दीजिए, कर्नाटक चुनाव के बाद सेवा दल, कांग्रेस कहाँ, किस जगह पाती है अपने आप? देखिए, हम तो ये साफ तौर पे मानते हैं सिर्फ कर्नाटक चुनाव के बाद नहीं,
कर्नाटक चुनाव ने एक माहौल देश में एक परसेप्शन बनाया, उसकी हमको खुशी है। पर हम ये मानते हैं कि पिछली बार गुजरात भले हारे थे पर हम हिमाचल जीते थे और भाजपा के 2 राज्यों में से एक राज्य हमने वहाँ पे भी छीना था। 3 दिन का प्रोग्राम है ये, 19th, 20th एंड 21st मई का, और इसमें हम लोगों ने 300 लोगों को इनवाइट किया है, जिसमें से अभी तक 200-250 तक हमारे पास पहुंच चुके हैं। अच्छा, इस कार्यक्रम में और कौन कौन अतिथि आने वाले हैं? अभी अतिथि की लिस्ट जो है हम लोगों ने जारी नहीं की है, लेकिन हम लोगों ने इनवाइट सभी को किया है। इसमें हमारे यहाँ के जो पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो भी सारे आएंगे, और यूनियन मिनिस्टर हैं वो भी आएंगे, भंवर जितेंद्र जी, और टीकाराम जूली जो अभी मिनिस्टर हैं वो भी आएंगे, शकुंतला रावत जी भी आएंगी, और यहाँ के हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं वो भी आएंगे, और मेरी मदर इन लॉ हैं वो भी आएंगी, कविता यादव जी, डोटासरा जी को भी हमने इनवाइट भेजा है, हमने अमृता धवन जी को भी भेजा है, और वीरेंद्र राठौर जी को भी भेजा है, काजी जी को भी भेजा है, और रंधावा जी को भी भेजा है हमने इनवाइट। तो सभी आएंगे। सभी ने हमें बताया था 20th को आएंगे, लेकिन 20th को कर्नाटका का, जैसे आपने सुना कि वहाँ पर शपथ ग्रहण प्रोग्राम चल रहा है, तो उसकी वजह से डिले हो सकता है। तो परसों भी हो सकता है और डे आफ्टर लेटर भी हो सकता है, 22 को भी हो सकता है। तो जब तक वो आएंगे, जब तक ये प्रोग्राम चलेगा, वो भी हम लालजी देसाई जी से पूछेंगे, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सेवा दल के, उनसे हम पूछेंगे कि कब प्रोग्राम और एक्सटेंड कर सकते हैं, कितना एक्सटेंड कर सकते हैं डेट को, और अगर वो परसों आएंगे तो हम परसों रखेंगे इस प्रोग्राम को। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।